आज की इस ऑडियो बुक समरी को जरूर से सुनिएगा। सिर्फ आपको आधा घंटा इन्वेस्ट करना है और हो सकता है कि आपका दिया हुआ ये आधा घंटा आपकी जिंदगी बना दे, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी को, जिसका नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ, योर रोड मैप टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अ रिच फ्री लाइफ, जिसे लिखा है J.L. कॉलिंस ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो इस बुक के ऑथर बचपन से ही अपनी बेटी को पैसों के बारे में नॉलेज देना चाहते थे ताकि वो हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल रहे। 2011 में जब कॉलिंस की बेटी कॉलेज से घर लौटी तो उन्होंने उससे कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं, क्योंकि जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर उनकी बेटी ने जवाब दिया, हाँ डैड, मुझे पता है कि लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अब मैं सिर्फ पैसों के बारे में थोड़ी ना सोचती रहूंगी। ये बात सुनकर ऑथर को एहसास हुआ कि अपनी बेटी के लिए उन्हें ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज लिखनी होगी, ताकि कल जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी उनकी बेटी इस प्रोसेस को फॉलो करके फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट रह सके। उसके बाद उन्होंने फाइनेंस से जुड़ी हर नॉलेज एक बुक की फॉर्म में लिख दी और उसे नाम दिया द सिंपल पाथ टू वेल्थ। क्या आप जानते हैं कि ये किताब इतनी मशहूर कैसे हुई? तो आज इस समरी में हम इसी बुक की बात करने वाले हैं कि ऑथर के मुताबिक हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। ऑथर के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के 2 फेज हैं। वेल्थ अक्यूमुलेशन, यानी पहले इतने पैसे इकट्ठा कर लो कि आपको कभी इसकी चिंता ना करनी पड़े कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान कहाँ से मिलेगा। जब इतने पैसे जमा हो जाए तो उसके बाद आता है वेल्थ प्रिजर्वेशन, यानी उतने ही पैसे हर साल विड्रॉ करो, यानी कि निकालो, ताकि आप जिंदगी भर फाइनेंशियली फ्री रह सको। क्योंकि इस दुनिया में पैसा खर्च करना सबसे आसान काम है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जरूरी है कि हम पैसा कमाने की इस आर्ट को समझें और इसके मास्टर बने। अगर इसे हम सीख नहीं पाए तो जिंदगी भर पैसे की गुलामी करनी पड़ेगी। अब आप शायद बोले कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, पैसा कमाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। हो सकता है आज आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी बात करके नहीं आती है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करते हैं, इसलिए क्यों ना हम पहले से ही तैयारी करके रख ले, है ना? जितना आप सीखने में देर करोगे उतना ही लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। आपके पास अगर आज पैसा है तो लोग किसी न किसी तरीके से आपसे पैसा निकलवाने की फिराक में रहेंगे। वो कहानी तो आपने सुनी होगी जो एक मंक यानी संत और एक मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूमती है। तो होता क्या है, मंक और मिनिस्टर बचपन में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, फिर दोनों बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों की दुनिया एकदम अलग है। मिनिस्टर एक राजा का एडवाइजर बनता है और शानो शौकत से जिंदगी गुजारने लगता है। वो कीमती कपड़े पहनता है और बढ़िया खाना खाता है। कई साल के बाद दोनों पुराने दोस्त फिर से मिलते हैं। मिनिस्टर को अपने दोस्त मंक की हालत पर बड़ा तरस आता है। वो सूख कर एकदम काटा हो गया था और उसने मैले कुचैले से कपड़े भी पहन रखे थे। तो मिनिस्टर उसे सलाह देता है कि अगर वो राजा की सेवा करना सीख लेगा तो वो भी ठाट बाट से रह सकता है। फिर उसे यूं रूखा सूखा खाने की और गरीबी में जीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिनिस्टर की बातें सुनकर मंक को जरा भी बुरा नहीं लगा। उसने अपने दोस्त मिनिस्टर से बस इतना कहा, अगर तुम भी रूखा सूखा खाकर खुश रहते तो शायद तुम्हें भी राजा के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस कहानी के हिसाब से आप क्या हो, मिनिस्टर या मंक? ऑथर J.L. कॉलिंस तो खुद को मंक समझते हैं और जहां तक उन्हें याद है उन्होंने हमेशा ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की है। हालांकि कॉलिंस का कभी भी ये सपना नहीं रहा कि उनके पास इतना पैसा हो कि वो पैसों में लोट पोट हो सके। हाँ, पर इतना पैसा जरूर हो कि वो अपनी फैमिली के साथ एक कंफर्टेबल जिंदगी जी सके। ये उनका गोल था, जिसने उन्हें हार्डवर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करने के लिए हमेशा इंस्पायर किया। वैसे आपको बता दी कि ऑथर कॉलिंस की लाइफ इतनी भी स्मूथ नहीं थी। उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। उनके कई डिसीजन बुरी तरह फेल हुए थे, पर उन्होंने अपने फेलियर से काफी कुछ सीखा। उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, बल्कि उन्होंने एनालाइज किया और उससे सीखा। उन्होंने कई अलग अलग जॉब भी की। उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी था जब काफी समय तक वो और उनकी वाइफ जॉबलेस थी, लेकिन कॉलिंस उन पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते। आपको पता है क्यों? क्योंकि बाद में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो इस जर्नी में थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेट, द अनएक्सेप्टेबल बर्डन। यानी कि कॉलिंस जब ग्रेजुएट हुए तो उन्हें अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला था। किसी भी आम आदमी की तरह खुद का क्रेडिट कार्ड देखकर कॉलिंस तो फूले नहीं समाये थे। वो इसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन बदकिस्मती से क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें खर्चे का हिसाब रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इंसान जेब से क्रेडिट कार्ड निकालता है और मन मर्जी की शॉपिंग करता है,
तो कॉलिंस भी अपना कार्ड यूज करते रहे, बगैर टेंशन लिए कि वो कितनी शॉपिंग कर रहे हैं। तो पहले महीने उन्हें टोटल 3,000 रुपए पे करने पड़े। बिल में नीचे की साइड में बैंक ने लिखा था मिनिमम पेमेंट ड्यू 100। कॉलिंस को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने 3,000 की शॉपिंग की थी, जिसके बदले उन्हें महीने के सिर्फ 100 रुपए पे करने थे। और सिर्फ यही नहीं, वो और भी शॉपिंग कर सकते थे। उन्होंने सोचा, वाह क्या बढ़िया डील है। लेकिन फिर उन्हें अपने पिता के कहे शब्द याद आए, अगर कोई चीज विश्वास करने लायक से ज्यादा अच्छी हो तो शायद वो वाकई में अच्छी ना हो। तो इस तरीके से बैंक आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसानी से, सिर्फ ये कह करके कि हर महीने बस 100 रुपए पेमेंट करनी होगी। वो ये बात छुपाते हैं कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। तो ऐसा क्या था कि जो बैंक ने कॉलिंस को नहीं बताया था? यही कि जो पैसे कॉलिंस अब तक चुका नहीं पाए थे, यानी कि 2,900 रुपए, उस पर हर महीने इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अपने आसपास देख लीजिए, हमें आसानी से ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो कर्जों पर जी रहे हैं। बल्कि ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जिनके सिर पर कोई कर्जा ना हो, क्योंकि आज लोन बड़ी नॉर्मल चीज हो गई है। उधारी के दम पर ही सही पर लोग अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं। लोग बैंक से लोन लेकर के अपने शौक पूरे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी इन लोगों में शामिल है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। उधार या लोन लेकर आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलिंस को इस बात में कोई भी तुक नजर नहीं आता। हाँ, डेट के जरिए आप अपनी परचेसिंग पावर को बढ़ा सकते हो, लेकिन असल में उधार लेने का मतलब है कि आप वो पैसा खर्च कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं। और लोन लेने के बाद आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, जो एक तरह से आपकी सारी इनकम खा जाता है। तो लोन या उधार का एक और साइड इफेक्ट ये है कि ये हम पर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। इंसान हर टाइम स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि उसे यही टेंशन रहती है कि इंटरेस्ट कहाँ से चुकाए। इंसान अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बाद में पछताता है। कई बार तो सिचुएशन इस हद तक पहुंच जाती है कि इंसान ये सोच सोचकर पागल हो जाता है कि वो उधार कैसे चुकाएगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि कॉलिंस अपने एक्सपीरियंस से आपको यही कहेंगे कि कभी भी उधार मत लो। जहां तक हो सके लोन या उधार लेने से हमेशा बचो। लेकिन अगर आपके सिर पर पहले से उधारी है तो क्या करें? तो कॉलिंस आपको ये सलाह देते हैं कि अपने उधार के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे करो। यानी अब जो हम इंटरेस्ट रेट बताने वाले हैं वो समरी में बताया गया था, पर हमें इंडियन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिसीजन लेना है। इसलिए इस प्रिंसिपल को समझे, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट के नंबर को। तो अगर आपका डेट यानी कि उधार 3% से कम है तो मंथली पेमेंट सिस्टम बना लीजिए। हालांकि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, पर अगर ये 3 से 5% के बीच हो तो वही करो जो आपको कंफर्टेबल लगे। या तो आप उधार पे करो या इसे इन्वेस्टमेंट में यूज करो। अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द सारा कर्जा चुका दो। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सुनने में तो ये सब कुछ एकदम सिंपल और आसान लगता है ना? लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कॉलिंस आपको आगे कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले अपने सारे उधार का टोटल कर लीजिए कि आपको कितना पैसा चुकाना है। दूसरी चीज है, बेकार के खर्चों पर लगाम लगाइए। सिर्फ वही खरीदो जो जरूरी है। घर में खाना बना है तो बाहर से क्यों ऑर्डर करना? इससे आप करीब $20 तक सेव कर सकते हो, जो आपके उधार पे करने के काम आएगा। लोन या उधारी को टालो मत, आज नहीं तो कल आपको उसे चुकाना ही पड़ेगा। आगे तीसरी चीज है कि अपने सारे उधार उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रैंक में रखो। अपने सारे उधार के लिए जितना मिनिमम अमाउंट पे करना है उसे पे करो, और बाकी पैसा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले उधार के लिए रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट है चौथी चीज, ये मेथड आप तब तक रिपीट करते रहो जब तक कि सारा कर्जा ना उतर जाए। ये सुनने में सिंपल लगता है क्योंकि ये वाकई में सिंपल है। हालांकि कर्जा चुकाने के लिए बहुत डिसिप्लिन से रहना होता है। आपको एकदम अपने फालतू के खर्चे कंट्रोल करने होंगे और कई महीने लग सकते हैं, तब जाकर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन एक बार आपने ऐसा कर लिया तो समझिए कि आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना आ गया। आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं है। उसके बाद जाकर आप इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर सकते हैं। अब समझते हैं कि हाउ टू थिंक अबाउट मनी, कि पैसे के बारे में सोचे कैसे। वैसे एफयू मनी का फंडा कॉलिंस और उनकी फैमिली के बड़े काम आया जब वो और उनकी वाइफ एकदम जॉबलेस थे। एफयू मनी को कॉलिंस एक्स्ट्रा मनी कहते हैं और इसकी शुरुआत तभी से हो गई थी जब वो एक यंग प्रोफेशनल हुआ करते थे। उन्हें काम करते हुए 1-2 साल हो चुके थे और अब वो यूरोप जाना चाहते थे। असल में कॉलिंस को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था और वो अपनी रूटीन लाइफ से कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बॉस से 6 हफ्ते की छुट्टी मांगी। वो जानते थे कि बॉस मना कर देगा, इसलिए उन्होंने ये तक कह दिया कि ये छुट्टियां अनपेड होगी तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जानते हैं कॉलिंस के बॉस ने क्या कहा? उसने उन्हें छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। फिर क्या था?
कॉलिंस ने उसी वक्त रिजाइन कर दिया। उनके पास इतना पैसा तो था ही कि वो एफयू मनी बोल सकते थे और जो मन में आए वो कर सकते थे, यानी ट्रैवलिंग, जो उनका शौक था। तो एफयू मनी बेसिकली वो पैसा है जो आप सेव करते आए हैं, तो आप इस पैसे का जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, कॉलिंस अपने एफयू मनी को इन्वेस्टमेंट में लगाने लगे। उनका पैसा साल दर साल बढ़ता गया। कॉलिंस काफी सिंपल लाइफ जीते हैं, इसीलिए उनके खर्चे भी कम थे। लेकिन इसी एफयू मनी ने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दी, तभी तो वो जॉब छोड़ने का डिसीजन ले पाए। अगर उनके सारे खर्चे सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट होते तो शायद उनकी जॉब छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में इसी फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से वो अर्ली रिटायरमेंट भी ले पाए। तो अपने एफयू मनी के लिए आपको सबसे पहले पैसे को लेकर के अपनी सोच और नजरिए को बदलना होगा। कोई भी पेपर बिल ले लीजिए जो अभी आपके पास है, इसे टेबल पर रखो और देखो, अब बताओ कि इस बिल का आपके लिए क्या मतलब है। आप इससे कोई फैंसी डिनर कर सकते हो, या अपने डॉग के लिए कोई डॉग बेड, या फिर किसी और चीज में भी आप इसे खर्च कर सकते हो। क्योंकि पैसा खर्च करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, पर कुछ ही तरीके हैं जिससे आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि माइक टायसन, जो कि दुनिया के बेस्ट और सबसे अमीर बॉक्सर थे, वो एक महीने में करीब $4 लाख खर्च करते थे। उन्हें महंगी चीजों का शौक था और वो इतनी फैंसी लाइफस्टाइल जीते थे जो शायद कई लोगों के लिए सिर्फ एक सपना हो। लेकिन इतना पैसा कमाने के बावजूद बाद में माइक टायसन दिवालिया हो गए थे। तो बात ऐसी है कि चाहे आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, तो भी बगैर फाइनेंशियल प्लानिंग के बेहिसाब खर्च करते रहोगे तो शायद बाद में कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो जाओगे। माइक टायसन अकेले नहीं है कि जिन्हें पैसे की कद्र करनी नहीं आई, ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन आपको पैसे के बारे में सोचना क्यों चाहिए, सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज है। पैसा आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दे सकता है। जब भी आप खर्च करो, याद रखो कि जो पैसा खर्च हुआ अब वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए सोच समझकर उन्हीं चीजों पर खर्च करो जो बहुत जरूरी हो। दूसरी चीज है, हमेशा अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट को कंसीडर करो। जैसे कि मान लो आपको 20 लाख में कार लेनी है। अब कॉलिंस उम्मीद करते हैं कि आप कार खरीदने का मतलब तो जानते ही होंगे, यानी कि अगर आप 20 लाख रुपए खर्च करते हैं तो इसका मतलब बैंक में आपके 20 लाख कम हो गए। लेकिन साथ में उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी ध्यान रखो जो ये अपने साथ लेकर आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली वो पैसा है जो आप दूसरी चीजों पर खर्च करते हैं। जैसे आपने कार खरीद ली तो आपके उस पैसे को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म हो गई। लेकिन अगर आप यही 20 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर देते तो क्या होता? अगर आपको कार खरीदने के बदले ये आइडिया आता कि उस पैसे से आप और पैसा कमा सकते हो, है ना? जैसे वैनगार्ड की टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स यानी कि VTSAX वो जगह है जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी इंडिया में VTSAX की जगह निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स है जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब से हम जितनी बार भी VTSAX बोलेंगे तो समझ लीजिए कि इंडिया के हिसाब से ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करने पर आपका पैसा हर साल 8 से 12% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो मान लो आपने 20 लाख VTSAX में लगाए, 8% के हिसाब से आपके यही 20 लाख आपको साल भर में 16,000 कमा कर देंगे। यानी गौर से देखें तो असल में कार आपको 21,06,000 की पड़ रही है। साथ ही ये मत भूलिए कि 20 लाख की इन्वेस्टमेंट एनुअली ग्रो करती रहेगी। अब आप डिसाइड कर लो कि आप नई कार खरीदना चाहेंगे या ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तीसरी चीज है, इन्वेस्टमेंट को अलग नजरिए से देखना शुरू करें। फेमस बिजनेसमैन वॉरेन बफेट ने दर्जनों इन्वेस्टमेंट की है। 2008 में उन्हें करीब $25 बिलियन का नुकसान हुआ था। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त मार्केट एकदम से नीचे चला गया था। लेकिन ये सब तो होता रहता है, स्टॉक्स कभी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं। 2008 में वॉरेन की नेटवर्थ जो पहले 62 बिलियन थी उससे घटकर 37 बिलियन रह गई थी। पर वॉरेन इससे जरा भी नहीं घबराए। इस तरह की सिचुएशन के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, बल्कि वो नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहे और जब मार्केट रिकवर होने लगी, जैसा कि हमेशा होता रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हुई। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को उस तरह से लेने की जरूरत है जैसे वॉरेन लेते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, तो बिजनेस में ऐसा भी होता है जब एक भी कस्टमर नहीं आता और किसी दिन कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है, तो किसी भी मार्केट में अप डाउन चलता रहता है। बस इतना ध्यान रखना कि जिस भी कंपनी के स्टॉक्स आप ले रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, यानी एक ऐसी स्टेब्लिश्ड कंपनी जो कभी भी दिवालिया नहीं होगी। तो इसी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि देयर्स अ मेजर मार्केट क्रैश कमिंग एंड इवन फेमस इकोनॉमिस्ट कांट सेव यू। तो बात ऐसी है कि स्टॉक मार्केट के बारे में कई तरह की अफवाहें हैं। लोग अलग अलग थ्योरी और राय देते रहते हैं और ये सारी बातें किसी के भी मन में स्टॉक मार्केट को लेकर के एक डर पैदा करती है।
खासकर उनके लिए जिन्हें इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो कॉलिंस आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी कुछ इस तरह से देते हैं। सबसे पहली बात, मार्केट क्रैश एक ऐसी चीज है जो अवॉइड नहीं की जा सकती। कई बार लोगों को इसका अंदाजा हो जाता है और कई बार नहीं भी होता। कई बार मार्केट क्रैश होकर बिल्कुल गिर जाता है और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल होता तो दुनिया में सारे लोग इन्वेस्टर ना बन जाते। दूसरी चीज, ये हमेशा याद रखो कि मार्केट रिकवर जरूर करेगा, हमेशा करता आया है। मार्केट क्रैश होने पर कभी अपने सारे स्टॉक्स एक साथ मत बेचो। ये डिसीजन आपको उन लोगों से अलग करेगा जो अपनी इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा खो देते हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कि क्रैश को कैसे हैंडल करना है। तीसरी चीज, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, इसलिए इन्वेस्टर्स की जर्नी काफी अप डाउन से भरी रहती है, लेकिन इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कई बार मार्केट महीनों या साल भर तक डाउन रहता है, पर टेंशन ना ले, कभी ना कभी तो ये ऊपर जाएगा ही। चौथी चीज, एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो ये नहीं कि आप सीखना छोड़ दो, हमेशा एक्सपर्ट की सुनो। स्टॉक मार्केट को रीड करना सीखो और बात स्टॉक मार्केट की हो तो हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन साथ ही अपनी इमोशनल स्किल को भी डेवलप करो। जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऑफ लगे तो ध्यान दो, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट की सुनो। जैसे कि मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करने का मन बना ही लिया है तो आपको उतार चढ़ाव भी एक्सपेक्ट करनी होगी। ये फैक्ट है कि नुकसान होने पर काफी दुख होता है। अपने स्टॉक्स को नीचे गिरते देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, स्टॉक मार्केट एक रिस्की बिजनेस है। उम्मीद ना छोड़े, आज नहीं तो कल मार्केट रिकवर करेगा, इसलिए कभी भी हौसला मत हारो। और अब जानते हैं आगे उस सवाल का जवाब जो हर कोई पूछता है, Why most people lose money in the market? तो जैसा कि पहले बताया गया है कि पैसा खो देना इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। अगर आपको ये बर्दाश्त नहीं है तो बेहतर है कि आप इन्वेस्ट करने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे नुकसान होने के चांस कम हो सकते हैं। तो पेश है कॉलिंस की गाइडलाइन जो आपको फॉलो करनी चाहिए। पहली बात, मार्केट में एंटर करने का कोई राइट टाइम नहीं होता है। क्या आपके माइंड में भी कुछ इस तरह की बातें आती है जैसे कि इन्वेस्ट तभी करो जब मार्केट हाई हो? तो जब मार्केट लो होता है तो आप इन्वेस्टिंग को अवॉइड करते हो, और जब मार्केट क्रैश होता है तो आप घबरा करके अपने सारे स्टॉक्स बेच देते हो। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई राइट टाइम नहीं होता है। मार्केट अगर लो है तो अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखो, बेशक आपको कम रिटर्न मिलेंगे। दूसरी बात, ये मत सोचो कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ले सकते हो। आपको विनिंग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये पता करना नामुमकिन है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, ऐसा भी होता है जब आपको बेहद कम रिटर्न मिलता है, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। नफा नुकसान तो इन्वेस्टिंग में लगा ही रहता है। तीसरी चीज, बियर पर फोकस करो, उसके झाग पर नहीं। आप जो बियर पीते हो तो एक ट्रिक है कि बियर को ग्लास में कैसे डालें। जब आप ग्लास की साइड से बियर डालते हो तो झाग नहीं आता, पर आप ग्लास के सेंटर में तेजी से बियर डालोगे तो आपका ग्लास झाग से भर जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में इस एग्जांपल को एक कहावत की तरह यूज किया जाता है। बियर मार्केट का एक्चुअल कोर है। आपका सारा फोकस और टाइम यहीं पर होना चाहिए, झाग पीछे का शोर है। ये मीडिया को दिखाता है जो मार्केट को लेकर के अफवाहें फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो महंगे बिजनेस सूट पहनकर एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, यानी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं या बुरा। इसे एक ड्रामे की तरह पेश किया जाता है। और अब बात करते हैं अगले लेसन की, जो कहता है कि कीपिंग इट सिंपल, कंसिडरेशंस एंड टूल्स। यानी कि कॉलिंस का मानना है कि सिंपलिसिटी इज गुड, सिंपल एंड प्रॉफिटेबल। सादगी अच्छी, आसानी और फायदेमंद होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट को एक पेचीदा और डराने वाली चीज बना दें। इन्वेस्टिंग की फील्ड में आप जैसे नए लोगों को इन 3 बातों और 3 टूल्स के बारे में जरूर से जानना चाहिए, और ये है वो 3 चीजें जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अभी आप अपने इन्वेस्टिंग लाइफ के कौन से स्टेज पर हैं? क्या आप पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी वेल्थ को बचाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? दूसरी चीज, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? तीसरी चीज, आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? तो ये तीनों कंसिडरेशन आपस में जुड़ी हुई है। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ये चीज आपके लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग को अफेक्ट करेगी, और इन्वेस्टिंग का आपका मकसद भी बाकी दोनों बातों को अफेक्ट करता है। तो आप इन सवालों के जवाब दे उससे पहले कॉलिंस आपको इन पॉइंट्स पर गौर करने को कहते हैं। सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। कॉलिंस ये बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि लोग उतार चढ़ाव के नाम से ही घबरा जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे तो आपको रिस्क भी उठाने होंगे। एक और पॉइंट है जिस पर आपको गौर करना होगा, और वो है FU मनी। ये बहुत ही अहम होता है। अगर आप ये जान रहे हो तो ये सिग्नल है कि आप अभी से FU मनी के लिए सेव करना शुरू कर दो। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है कल आपकी जॉब चली जाए,
या कोई पर्सनल इमरजेंसी आ जाए, इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपके पास इन तीनों सवालों के जवाब है तो अब समय है कि हम इन 3 टूल्स की बात करें। ये तीनों टूल आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगे। आपका पोर्टफोलियो आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए एक अम्ब्रेला टर्म की तरह है। कॉलिंस इसे जितना हो सके उतनी आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये टूल्स सुनने में काफी भारी भरकम लग सकते हैं। ये 3 टूल्स है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। अगर आप राइट स्टॉक चूज करते हो तो आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टॉक्स अच्छे इन्फ्लेशन हेज भी है, यानी कि स्टॉक की वैल्यू थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है पर सालों बाद भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। जहां तक बॉन्ड्स की बात है तो बेसिकली वो पैसा है जो आप किसी को उधार पर दे रहे हैं। अब ये उधार चाहे आप गवर्नमेंट को दो या किसी कंपनी को, आप उन्हें पैसा लोन पर देते हो और बदले में वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करते हैं। तो ये डिफ्लेशन हेज की तरह एक्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो चाहे इकोनॉमी डाउन ही क्यों ना जा रही हो तो भी आपका पैसा सेफ रहेगा। डिफ्लेशन के टाइम पर कैश होना अच्छा होता है। जितना प्राइस ड्रॉप होगा उतना ही आप अपना कैश यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर प्राइस बढ़ते हैं तो आप कैश से ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाएंगे। कॉलिंस ने नोटिस किया है कि कैश में इंटरेस्ट रेट कम होता है, इसलिए वो अपने रीडर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि कम से कम कैश अपने पास रखें। कैश तब आपको प्रॉफिट देगा जब आप इसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अब आगे अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। इंडेक्स फंड्स आर रियली जस्ट फॉर लेजी पीपल, राइट? तो इसका जवाब ये है कि इंडेक्स फंड के बारे में कई तरह की अफवाहें हैं। अब क्योंकि ये पैसिव इनकम का जरिया है तो कई लोग इसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इंडेक्स फंड सच में अच्छी चीज है। इंडेक्स फंड यानी किसी भी इंडेक्स पे हर स्टॉक खरीद कर रख लेना, और आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आप हर टाइम कोई विनिंग स्टॉक नहीं ले सकते। इसलिए हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे देश के मार्केट में सही प्रॉफिट दे रहे हो। इंडेक्स फंड रीजनेबल लगते हैं, है ना? लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्मार्ट लोगों को लगता है कि ये उनके लेवल के नीचे की चीज है। स्मार्ट लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब है मार्केट को आउट स्मार्ट करना, यानी ऐसे लोगों को लगता है कि वो राइट स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट दुनिया की सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल जगह है। यहाँ पर कब क्या बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो स्मार्ट चॉइस यही है कि किसी भी एक इंडेक्स के हर तरह के स्टॉक्स को खरीद लिया जाए। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, तो आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स तक सीमित रहो जो आपके देश के इंडेक्स में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। है ना एकदम इजी और सिंपल। इंडेक्स फंड्स को आप वेल्थ बढ़ाने और उसे सेव करने के लिए यूज कर सकते हो। कॉलिंस वेल्थ एक्यूमुलेटिंग यानी पैसे को जमा करना या उसे बढ़ाने को द वेल्थ एक्यूमुलेशन पोर्टफोलियो कहते हैं, और वेल्थ प्रिजर्वेशन को द वेल्थ प्रिजर्वेशन पोर्टफोलियो। द वेल्थ एक्यूमुलेशन पोर्टफोलियो उन्होंने अपनी बेटी को तब सजेस्ट किया था जब उसने इन्वेस्टिंग करनी शुरू की थी। तो इस तरीके से इस पोर्टफोलियो में आपको अपना पैसा मार्केट इंडेक्स फंड्स में लगाना है, जैसे कि VTSAX। तो VTSAX का यूएस की लगभग हर कंपनी में शेयर है। कॉलिंस की बेटी अपना सारा पैसा VTSAX में ही लगाती है, यानी अपने देश के लगभग हर बिजनेस में उसका भी एक हिस्सा है, और टाइम के साथ साथ उसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ग्रो करता जाएगा। कॉलिंस ने भी 1975 में यही किया था। उन्होंने 10 लाख VTSAX में इन्वेस्ट किया, जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट थी 11.9%, और 2015 तक उनका पैसा बढ़कर 1,51,55,420 हो गया था। तो ये है पैसिव इनकम का जादू। लेकिन अगर आपको द वेल्थ प्रिजर्वेशन पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट है तो, क्योंकि कॉलिंस जब रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने यही किया था। अब क्योंकि उन्होंने पैसा कमा लिया था तो वो उसे प्रिजर्व करके इंक्रीज करना चाहते थे, तो उन्होंने एक और इंडेक्स फंड ऐड किया। उन्होंने एक बार फिर से अपनी कंट्री की मार्केट को रेफरेंस के तौर पर यूज किया। वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने डबल और ट्रिपल भी इन्वेस्ट किया। कॉलिंस कहते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया था। उन्होंने 75% पैसा स्टॉक्स में डाला था। जैसा कि पहले बताया गया कि ये एक अच्छा इन्फ्लेशन हेज है। 20% पैसा बॉन्ड में लगाया, यानी कि बॉन्ड्स का मतलब है कि हम कंपनियों को उधार देते हैं, जिसके बदले में वो हमें एक कागज यानी एक सर्टिफिकेट देते हैं कि वो कुछ सालों के बाद हमें पे करेंगे। तो ये लगभग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की। एनीवेज, अगर कभी स्टॉक्स डाउन भी हो जाए तो ये एक अच्छा कुशन है जो आपको बचाता है। लास्ट में 5% पैसा लोकल बैंक पे रख दिया, तो अगर आप अपने पैसे का सिर्फ 4% भी विड्रॉ करते हो तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रो करता रहेगा। आपके रिटर्न और इंटरेस्ट ही इतने होंगे कि आपकी बाकी की जिंदगी मजे से गुजर सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब बारी आती है कंक्लूजन की।
यानी कि मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने इस समरी से सीखा कि अमीर बनना कोई मुश्किल चीज नहीं है जो अचीव ना की जा सके। बस आपको पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप चेंज करना है। आपको एक मंक की तरह सिंपल लाइफ जीनी होगी। इससे आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी जो आप चाहते हो। दूसरी चीज जो आपने सीखी वो ये कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कोई उधार या लोन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने की सबसे बड़ी निशानी है कि आपके ऊपर कोई उधार ना हो। अगर है भी तो अपने सारे कर्ज चुका दीजिए। आप चाहे तो इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट कर सकते हो और रेट जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी आप पे कर पाओगे। तीसरी चीज ये कि आपने पैसे को लेकर के एक न्यू माइंडसेट के बारे में पढ़ा। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि आपका पैसा आपको और ज्यादा पैसे कमा कर दे सकता है। इसके लिए आपको सही ढंग से सही जगह पर इन्वेस्टिंग करनी होगी। चौथी चीज आपने सीखी कि स्टॉक मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है। बेशक स्टॉक मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसमें रोज नए उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब स्टॉक की वैल्यू डाउन हो तो घबराए नहीं, पेशेंस से काम ले, अपने स्टॉक को होल्ड करके रखिए और मार्केट जब रिकवर करेगा तो आपके स्टॉक के प्राइस भी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा यही होता है। अप एंड डाउन स्टॉक मार्केट का एक ट्रेंड है। पांचवी चीज जो आपने सीखी वो थी बातें, और 3 टूल थे जो आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं। इन्वेस्ट करते टाइम अपना पर्पस हमेशा ध्यान में रखें, और टूल्स के लिए बेसिक इन्वेस्टर के पास ये चीजें होनी चाहिए: स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश। छठी चीज आपने सीखा कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए पैसिव इनकम की तरह काम करते हैं। इंडेक्स फंड्स यानी ऐसे स्टॉक्स लेना जो मार्केट में अच्छे हो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स में पैसा जरूर लगाएं। सातवीं चीज आपने सीखा कि कैसे अपने पैसों को ठीक से बांटा जाए। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, पर इसका एक फॉर्मूला है। 75% स्टॉक्स में डालो, 25% बॉन्ड्स में और बाकी 5% बैंक में। इसके अलावा मनी एक्यूमुलेशन फेज में हमें अपनी एनुअल एक्सपेंसेस का कम से कम 25x इकट्ठा करना है। इसके लिए हम अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं इंडेक्स फंड से। अगर हम अपनी इनकम का 50% हर महीने इंडेक्स फंड्स में डालते हैं तो ऑथर के हिसाब से हम 11.5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एक बार हमने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया, यानी कि 25 टाइम्स एनुअल एक्सपेंसेस का इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद हम अपने पैसों को डिवाइड कर सकते हैं। 75% इंडेक्स फंड्स में, 20% बॉन्ड्स में और 5% कैश में। अब अगर हम 4% पैसे विड्रॉ भी करते रहेंगे तो भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जितने हम विड्रॉ कर रहे हैं उससे ज्यादा इंडेक्स फंड उसे ग्रो कर सकेगा। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि अमीर बनने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है। इन सारी बातों को ठीक से समझकर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस बुक के ऑथर अपने रीडर्स के लिए यही चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ चले और उसमें उतनी प्रॉब्लम ना आए जितनी कॉलिंस को फेस करनी पड़ी थी।